यानी कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के हेल्प से होता है। ये दो कोशिका सिद्धांत है जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडेन। कल हम आप लोगों को बताए थे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, RUDOLF, रुडोल्फ विर्चो, VIRCHOW। इसको हिंदी में भी रुडोल्फ विर्चो ही कहा जाएगा। रुडोल्फ विर्चो के एक्सपेरिमेंट से वास्तव में दूसरा कोशिका सिद्धांत बना। आपका जो दूसरा कोशिका सिद्धांत है, क्या है कोशिका सिद्धांत का दूसरा नंबर? कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। वास्तव में यह जो सिद्धांत बना वो रुडोल्फ विर्चो के एक्सपेरिमेंट पर। इसका बाबू हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे ही लिखेंगे, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो इनका हो जाएगा। यह इसका हिंदी है अंग्रेजी का। तो ये वास्तव में जंतु कोशिका पर काम कर रहे थे। रुडोल्फ विर्चो साइटोलॉजिस्ट थे, कोशिका वैज्ञानिक, और इन्होंने ही जो अपना प्रयोग किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि सेल डिवाइड्स। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि सेल डिवाइड्स। सेल डिवाइड्स का हिंदी हुआ कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। सेल डिवाइड्स एंड each new cell, या सीधे कर सकते हैं कि न्यू सेल form from pre-existing cell। रुडोल्फ विर्चो ने प्रयोग किया था कोशिका पर, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला था कि सेल डिवाइड्स मतलब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, एंड न्यू सेल और नई कोशिका फॉर्म बनती हैं फ्रॉम किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से मौजूद कोशिका के हेल्प से नई कोशिका बनती है। मतलब कोशिकाएं विभाजित होती हैं और जो नई कोशिका बनती हैं किसके हेल्प से बनती हैं? पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से बनती हैं, या पहले से जो कोशिका होते हैं विभाजित होते हैं, उससे नई कोशिका बनती है। यही बात ये निष्कर्ष निकाले थे, और इसी निष्कर्ष के आधार पर इनके भी निष्कर्ष को समाहित किया गया था, इंक्लूड किया गया था कोशिका सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि सेल डिवाइड्स, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, एंड न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब हुआ पहले से मौजूद कोशिका। प्री एग्जिस्टिंग सेल का हिंदी क्या हुआ? पहले से मौजूद कोशिका। तो पहले से मौजूद कोशिका के हेल्प से नई कोशिका बनती है, और मुख्य रूप से किससे बनती है? तो कोशिका के विभाजन द्वारा। ये सारा बात बताया गया था, और उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, इसमें शब्द दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में सेम चीज पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई बार यह बातें कंपटीशन में पूछी गई हैं। मतलब कि रुडोल्फ विर्चो ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग किया, उसका निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिका का निर्माण
पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, ओमनिज सेलुला ई सेलुली। ये हिंदी में भी मिलेगा वही चीज, अंग्रेजी में भी मिलेगा वही चीज, ओमनिज सेलुला ई सेलुली। अब इसका हिंदी का मतलब हुआ, ओमनी सेलुला का माने हुआ बहुत सारा सेल। ओमनी सेलुला मतलब हुआ बहुत सारा कोशिका। ओमनी सेलुला माने बहुत सारा कोशिका, और ई सेलुली का माने हुआ एक कोशिका। यानी कि बहुत सारा कोशिका एक कोशिका के हेल्प से बन जाता है। बहुत सारा कोशिका एक कोशिका के हेल्प से बनता है। कैसे? जैसे देखिए, मान लिया जब अब एक जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका का एक केंद्रक हुआ। अब एक जंतु कोशिका विभाजित होगा, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, समसूत्री कोशिका विभाजन करेगा तो इसके हेल्प से दो कोशिका बनेगा। फिर बारी बारी से ये दोनों कोशिका विभाजित होगा, दो नया कोशिका बनेगा। उसी तरह से ये बनाया, दो नया कोशिका, फिर ये बनाएगा दो नया कोशिका, फिर इससे भी बनेगा दो नया कोशिका, 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 इससे भी बनेगा दो नया कोशिका। और यह प्रोसेस चलता रहेगा बाबू, यह प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा, यह प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा, लगातार ऐसा ही होता रहेगा। तो देखिए, एक कोशिका है और एक कोशिका लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन कर रहा है, तो एक से दो कोशिका, फिर दो से कितना बनेगा? चार, चार से कितना बनेगा? आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, फिर अब ये आठ कोशिका, हर कोशिका दो दो कोशिका बनाएगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 8 से 16, फिर 16 से 32, फिर 32 से 64, 128, 256, 512, 10 से 24, ये बनता जाएगा। तो यानी कि एक सिंगल कोशिका ही क्या हुआ? ये विभाजित होना शुरू हुआ और बहुत सारा कोशिका बन गया। यानी एक सिंगल कोशिका जब विभाजन करना शुरू होता है, उसके हेल्प से बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं। यही इसका वास्तव माने हुआ ओमनी सेलुला, मतलब बहुत सारा सेलुला बन जाता है। ई सेलुली, एक कोशिका से बहुत सारा कोशिका बन जाता है एक कोशिका से। तो आपसे कंपटीशन में बात कई बार पूछा गया है कि ओमनी सेलुला ई सेलुली शब्द किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। और आपसे बाबू ये भी पूछा जाएगा कंपटीशन में कि कोशिका का दूसरा सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का सेकंड नंबर या दूसरा कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक के प्रयोग के हेल्प से तैयार हुआ या लिखा गया या बताया गया? या कोशिका से ऐसे बाबू हो सकता है कि कोशिका सिद्धांत तैयार करने में थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडेन के अलावे किस वैज्ञानिक का योगदान है? कोशिका सिद्धांत को तैयार करने में थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडेन के अलावे किनका योगदान है? तो रुडोल्फ विर्चो। वास्तव में कोशिका सिद्धांत का जो दूसरा नंबर सिद्धांत है वो रुडोल्फ विर्चो के एक्सपेरिमेंट से लिया गया। बात थोड़ा समझ में आ रहा है? अब यहाँ से कई तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह परीक्षा में कई बार आ गया है कि ओमनी सेलुला ई सेलुली शब्द किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। पहला दिया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया था कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन द्वारा होता है, और इस तरह से एक कोशिका के हेल्प से बहुत सारा कोशिका बन जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा बहुत 9th में भी समझाया गया है। कुछ लोगों को बाबू याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप देख सकते हैं, हम वहां भी रिविजन कर सकते हैं। यह बात आपको बता दिया गया। ऐसे वास्तव में जब सवाल सीधे ही पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो खाली पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, आपका जवाब क्या होगा? थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडेन के द्वारा। थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडेन के द्वारा। ये कॉमन बात है, कोई पूछ सकता है। क्या है कोशिका सिद्धांत? पहला है कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा है
नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के सहायता से होता है या नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यही दो सिद्धांत। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। अब हम कह रहा है कि हम लोग देखे थे कि केंद्रक की बनावट के आधार पर, केंद्रक विकसित केंद्रक है कि पुराना टाइप का केंद्रक है, यानी कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, इसके आधार पर दो तरह का कोशिका देखा गया था। एक कोशिका को बोले थे क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका, हिंदी में भी वही कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और दूसरे को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हम समझा चुके हैं, फिर भी यहां बता रहे हैं। इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसमें केंद्रक विकसित नहीं होती है, इसमें केंद्रक विकसित नहीं होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले में बता चुके हैं। दूसरा क्या बताए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए कोशिका के अंग, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग या झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें नहीं पाया जाता है, किस तरह की कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। पूर्ण विकसित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसका उदाहरण हुआ बाबू जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल। इसका उदाहरण क्या हुआ, जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल। और एक और उदाहरण है नील हरित शैवाल, इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी या बीजीए। ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, ये भी इसका उदाहरण हुआ, या बीजीए। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाई जाती है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाई जाती है। इसमें झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, यानी कि झिल्ली कोशिकांग, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे पाए जाते हैं। हम लोग कैसे सजीव हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक सजीव हैं। अमीबा कैसा सजीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव है। और जीवाणु कैसा सजीव है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीव है। ये बात हो चुका है। अब हम लोग, हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। क्या हमारा टॉपिक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कौन से, तो बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, या हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसको और क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, तो प्रोकैरियोटिक सेल। वही बात हुआ। अब देखिए आपके हिंदी की किताब में इस प्रोकैरियोटिक को ऐसे लिख दिया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसी अंग्रेजी को हिंदी में लिख दिया जाएगा ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका लिख दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध हिंदी नहीं है। प्रोकैरियोटिक का हिंदी होता है असीम केंद्र की कोशिका। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का हिंदी, असीम केंद्र की कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका का हिंदी क्या होता है, ससीम केंद्र की कोशिका। ठीक है, तो वो और टफ हो जाएगा का नाम, इसलिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक याद रखिए। तो एक छोटा सा पहले हम बात जानेंगे। ये हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल। सबसे
सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि इसको और ऊपर लिखते हैं कि फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा। एक हम लोग रफली फिगर बनाते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ, ये डाल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। एक रफली हम फिगर बनाते हैं, और ये फिगर आप लोग धीरे धीरे प्रयास कीजिए मेरे साथ बनाने का। और एक और बात कहूं, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आपके द्वारा बनाया गया फिगर आपके बायोलॉजी वाले सर के द्वारा बनाया गया फिगर से ज्यादा सुंदर बने, क्योंकि हम तो यहाँ रफ ड्रॉ कर रहे हैं, या आप रफ में बना लीजिए, इसको बाद से फेयर कीजिएगा तो ढंग से बनाइए। ये आपका एक बैक्टीरियल सेल हो गया, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर हो गए। तो सबसे पहले ये आपका जीवाणु कोशिका हो गया, हम बता रहे हैं इसमें कहाँ क्या होता है। देखिए ये इधर का जो पोर्शन है, देखिए जीवाणु दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहते हैं ग्राम निगेटिव। क्या कहा जाता है, लाइट मेरी आंख पर पड़ रहा है, क्या कहते हैं बाबू, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव क्या होता है हम समझा रहे हैं। तो देखिए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को एक ही फिगर में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका इधर वाला फिगर ग्राम पॉजिटिव का हम बनाए हैं, ग्राम पॉजिटिव,
फिलहाल आप समझिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये जीवाणु का दो समूह है। दो तरह के समूह का नाम है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। या ऐसे ही कह सकते हैं कि दो भाई हैं जीवाणु या बैक्टीरिया, एक का नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फिलहाल यही समझिए, आगे हम बता रहे हैं क्या होता है। तो देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका ये है सेल वॉल। ये क्या है पूरा पोर्शन, ये सेल वॉल है। सेल वॉल माने बाबू, सेल वॉल का माने होता है कोशिका भित्ति। और यह कोशिका भित्ति एक खास रसायन का बना होता है जिसका नाम है म्यूरीन, MUREIN। या इसे एक खास तरह का पॉलीसेकेराइड है, खास तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, या इसे म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोपेप्टाइड। यानी कि इसका बाबू माने हुआ कि जीवाणु कोशिका का, स्पेशली जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और वह सिर्फ म्यूरीन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। एक मोटी परत की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? म्यूरीन या म्यूकोपेप्टाइड। इसे क्या कहा जाता है? म्यूरीन या म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है। जबकि देखिए इधर आपका है ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव। तो ये ग्राम निगेटिव जीवाणु हम बनाए हैं इधर। तो कह रहा है कि जो ग्राम निगेटिव जीवाणु है इसकी कोशिका भित्ति 3 परत की बनी होती है। पहला जो परत है इसकी कोशिका भित्ति कितनी परत की बनी हुई है? 3 परत की। पहला परत लिपोप्रोटीन का होता है, दूसरा परत म्यूरीन का होता है और तीसरा परत लिपोपॉलीसेकेराइड का होता है। यानी कि यह परत हुआ लिपोप्रोटीन। बाबू लिपोप्रोटीन का माने हो जाएगा लिपिड प्लस प्रोटीन। बीच में एक परत है म्यूरीन का। इसका परत है बाबू म्यूरीन का। ठीक है। और तीसरा जो इसमें परत है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लिपोपॉलीसैकेराइड। यानी कि लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड। यानी कि जब हम जीवाणु कोशिका का बात करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? जीवाणु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या मिलता है? कोशिका भित्ति। हम जीवाणु कोशिका का बात करते हैं, जब हम जीवाणु कोशिका का संरचना देखेंगे तो सबसे पहले बाबू हमको क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। यह कोशिका भित्ति या सेल वॉल, क्योंकि जीवाणु का दो समूह हो जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति मोटी होती है और सिर्फ म्यूरीन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जबकि जो ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति 3 परत की बनी होती है। ऊपर होता है लिपोप्रोटीन और सबसे नीचे होता है लिपोपॉलीसेकेराइड और बीच में होता है म्यूरीन। आप लोग में से कुछ लोग सैंडविच खाए होंगे। सैंडविच खाए हैं या घर में कभी कभी नाश्ते में बन जाता है, 2 ब्रेड के बीच में आलू, मटर, धनिया का पत्ता, बहुत सारा चीज का मिक्स वेजिटेबल बनाया जाता है। क्या होता है कि नीचे एक दो रहता है ब्रेड, बीच में वो मिक्स वेजिटेबल रख दिया गया और उसको तैयार किया जाता है। उसी तरह से ये सैंडविच जैसा बीच में म्यूरीन का लेयर है, ये बीच वाला परत म्यूरीन है, ऊपर लिपोप्रोटीन है और सबसे भीतर क्या है? लिपोपॉलीसेकेराइड। और ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? कोशिका भित्ति। ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है? कोशिका भित्ति। यानी कि
आप कहिएगा कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु का कोशिका भित्ति 3 परत का बना होता है। ग्राम निगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति 3 परत की बनी होती है, उसमें 3 लेयर पाया जाता है। पहला लेयर लिपोप्रोटीन का, सबसे बाहरी लेयर लिपोप्रोटीन का, सबसे भीतरी लेयर लिपोपॉलीसैकेराइड का, और बीच में बाबू क्या होता है, म्यूरिन का लेयर। जबकि ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति सिर्फ एक मोटी परत की बनी होती है, और क्या होती है, म्यूरिन की बनी। और सबसे अंदर में क्या है, यहां अंदर में क्या है, तो वो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, यह अब एक खास संरचना है ग्राम पॉजिटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, जिसे कहते हैं मीसोसोम, MESOSOME, मीसोसोम, जो इससे बना है। यह खास संरचना, यह मीसोसोम नामक खास संरचना आपको कोशिका झिल्ली के हेल्प से बना है। कोशिका झिल्ली मुड़ करके बनाई है क्या, तो मीसोसोम। बात समझ में आ रहा है? यह जो संरचना है इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली माने हो गया मेनी, पॉली माने मेनी या बहुत सारा, और राइबोसोम हो गया कोशिका का अंग। पॉलीराइबोसोम में क्या होता है कि यह है मैसेंजर आरएनए बीच में, जैसे ये हो गया मैसेंजर आरएनए। अब आरएनए क्या है भाई, तो डीएनए का खास भाई है। अब पता होना चाहिए कि कोशिका के केंद्रक में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, कुछ लोगों को पता भी होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसी तरह से आरएनए का टाइप है, इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए या स्मॉल एम आरएनए। तो ये आरएनए हुआ, इससे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े रहते हैं और जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम। कहां, जीवाणु कोशिका में। बात समझ में आ रहा है? ये इसमें तो केंद्रक झिल्ली पाई नहीं जाती है, किसमें, जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। देखिए, ये मान लिया जाए ये इनका डबल स्ट्रैंडेड ट्वाइल सर्कुलर डीएनए है। एक खास जगह पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ट्वाइल डीएनए है। इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाता है, इसे कहेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पुरातन। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे इसको, क्योंकि ये इस केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनके आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, जैसे हमारा सेल यूकैरियोटिक है, तो हमारे कोशिका में हमारे आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली से घिरी रहते हैं। लेकिन इनमें तो केंद्रक झिल्ली पाई नहीं जाती है, फिर भी इनके आनुवांशिक पदार्थ इस कोशिका द्रव्य में एक खास लोकेशन में पाए जाते हैं। इसे कहा जाता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है इसे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। या इसका दूसरा नाम होता है जीनोफोर, GENOPHORE, जीनोफोर। इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस से और बढ़िया हिसाब रहता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब पुरातन टाइप का केंद्रक, वैसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं हो। सिर्फ इसका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य के खास लोकेशन में, यह है कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पूरा पदार्थ क्या कहलाता है,
कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के खास लोकेशन में, खास एरिया में इनका आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है जिसे जीनोफोर कहा जाता है या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, INCIPIENT, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या पुराना टाइप का न्यूक्लियस या जीनोफोर, या इसे न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है, NUCLEOID, तीनों नाम याद रखिएगा। न्यूक्लियाइड, फिर से बता रहे हैं अब तक क्या हमने बताया। ये आपका जीवाणु कोशिका का रचना है। जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण हो गया कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो ग्राम पॉजिटिव की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो एक मोटी परत की बनी होती है और किसका प्रोडक्ट होता है, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड का होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति भी मोटी होती है, लेकिन ये तीन अलग अलग परतों की बनी होती है। एक सबसे बाहरी परत होता है लिपोप्रोटीन, बीच में होता है म्यूरिन, भीतर सबसे होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, और तीनों परत मिला के बनाता है सेल वॉल। इसमें ग्राम नेगेटिव में। अब सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन चिपका रहता है, सटा रहता है। सेल मेम्ब्रेन में कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ सारा पदार्थ क्या कहलाया, कोशिका द्रव। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप यहां लिख दीजिए, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव। ये सारा कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ सारा पदार्थ क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये संरचना क्या है, पॉलीराइबोसोम। इसे क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम हैं। राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है जो मैसेंजर आरएनए से जुड़े रहते हैं। कह रहा है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्पेशली केंद्रक की जो इसका कोशिका झिल्ली है वो मुड़ करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर सकते हैं, या एक इस तरह का संरचना बना रहा है। इसे कहा जाता है मीसोसोम। क्या कहा जाता है, मीसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बताएंगे किस कारण मदद करता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो इनके आनुवंशिक पदार्थ कोशिका तरफ में ये खास एरिया में पाए जाते हैं, जो कि वृत्ताकार द्विलड़ी डीएनए होते हैं। वृत्ताकार द्विलड़ी डीएनए होते हैं, इस खास लोकेशन में पाए जाते हैं। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है जीनोफोर या न्यूक्लियाइड, NUCLEOID, न्यूक्लियाइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। जीनोफोर तीन नाम है इनके। बाबू कोशिका द्रव में, जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव में एक और देखना है खास संरचना है, जिसका नाम, जो दिखने में गोलाकार दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है ये प्लाज्मिड। क्या नाम है, इसे प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए भी कहा जाता है। प्लाज्मिड, PLASMID। इस सब का हिंदी भी वही है, प्लाज्मिड का हिंदी भी प्लाज्मिड होता है। ये आपका जो लंबा लंबा संरचना दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं फ्लैजिला, हिंदी में कहते हैं कशाभिका। क्या कहते हैं, फ्लैजिला, हिंदी में क्या कहते हैं, कशाभिका। और यह जो हेयर लाइक आउटग्रोथ आप दिखाई पड़ रहा है आपको, ये फ्लैजिला कोशिका झिल्ली से बना रहता है। यहां पर एक संरचना मिलेगा, इसे कहा जाता है, जो छोटा छोटा संरचना है, जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गया, तो उसे निकला हुआ छोटा छोटा संरचना होता है, इसे कहते हैं पाइलस या फिम्बरी। पाइली कहेंगे, PILI, या इसका दूसरा नाम है फिम्बरी। पाइली या फिम्बरी, FIMBRAE। एक को कहेंगे पाइलस, PILUS। एक को क्या कहेंगे, पाइलस। बहुत सारा होगा, उसे कहेंगे पाइली, PILI, या इसका दूसरा नाम है फिम्बरी, FIMBRAE।
FIMPRE। करो इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु का संरचना हो गया। आप इसका पिक ले लीजिए, बाद से बनाइएगा, नहीं बन पा रहा है तो। इसमें एक और चीज छूट गया बाबू, जो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको लाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाबू इसके कोशिका भित्ति के ऊपर एक और लेयर पाया जाता है। इसमें ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति के ऊपर एक और लेयर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कैप्सूल या स्लाइम लेयर। क्या कहा जाता है? इसको हम कहां लिखें? प्रोकैरियोटिक सेल भी मिटा के यहां लिख दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबू? जो ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु है, जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, उनके कोशिका के भीतर, उनके कोशिका भित्ति के ऊपर, ग्राम नेगेटिव जीवाणु में कोशिका भित्ति के ऊपर, यानी कि कोशिका भित्ति के ऊपर एक और लेयर पाया जाता है, इसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल या इसका दूसरा नाम क्या है? स्लाइम लेयर। SLIME, स्लाइम लेयर, LAYER, कैप्सूल या स्लाइम लेयर। ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर किसमें पाया जा रहा है? सिर्फ ग्राम नेगेटिव में, उनकी कोशिका भित्ति के ऊपर। तो ये पूर्ण संरचना हुआ। अब हम लोग बारी बारी से एक एक इस अंग का चर्चा करेंगे कि ये कैसे बना होता है और इसका क्या काम होता है। ये आपका क्या है? ये एक जीवाणु कोशिका का या प्रोकैरियोटिक सेल का, जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल का ये क्या हुआ? एक संरचना हुआ, स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करके देखेंगे इसमें कौन सा अंग कैसे बना होता है और उस खास अंग का क्या काम है। ये कंप्लीट संरचना हुआ बैक्टीरियल सेल का। आप लोगों को कोई दिक्कत अगर हो तो कल बताइएगा। पहले फिगर आप अच्छा से नोट कर लीजिए, प्रयास कीजिएगा कि फिगर मेरे से सुंदर बने। और हम दवा के साथ कह रहे हैं, जब हम लोग पढ़ लेंगे बैक्टीरिया कोशिका से कोई भी प्रश्न आपके कंपटीशन में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और देखिए इसमें हर चीज, हर अंग्रेजी का हिंदी वही है। बात समझ में आ रहा है? इसी को आपके बुक में हिंदी में लिख दिया जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अब हर अंग्रेजी का हिंदी बोल रहा है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, बाकी सब चीज का वही। सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति, बाकी वही अंग्रेजी का वही हिंदी लिख दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो आप इस फिगर को उतारिए। आपको कहीं से कुछ मिल जाए इसके बारे में तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको उतार दीजिए।